हेलो एवरीवन, मैं आचार्य कृति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आचार्य कृति द हीलर में। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रीडर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के ये जानने के लिए कि एक्चुअली हिप्नोसिस क्या टेक्निक है, हिप्नोसिस क्या होता है। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हिप्नोसिस और काउंसलिंग में क्या फ़र्क है। क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में ये जानने के लिए कि क्या हिप्नोसिस से किसी को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं थी तब मैं भी यही सोचती थी कि क्या ज़बरदस्ती हिप्नोसिस से किसी को कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी कमांड पर, अपने इशारों पर काम करवाया जा सकता है, या अगर हम हिप्नोटिक स्टेट से वापस ही नहीं आए तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं एक लेमैन के, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में एक प्रोफेशनल क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट होने के नाते आज आपके साथ बात करूँगी काउंसलिंग और हिप्नोसिस की। क्या फ़र्क है काउंसलिंग और हिप्नोसिस में। हिप्नोसिस का इतिहास हमारे भारत में बहुत पुराना रहा है। ये कोई नई विद्या नहीं है या ये कोई नई टेक्निक एकदम से नहीं आ गई है। इसका इतिहास भारत में बहुत पुराना रहा है। एक्चुअली हिप्नोसिस जो है ये 4 तरीके से काम किया करता है। पहला है ट्रेडिशनल हिप्नोसिस, दूसरा है क्लिनिकल हिप्नोसिस, तीसरा है NLP हिप्नोसिस और चौथा है सेल्फ हिप्नोसिस। आप सोच रहे होंगे सेल्फ हिप्नोसिस यानी कि क्या हम खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, कैसे। इसके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि हिप्नोसिस है क्या, ये प्रोसीजर, ये टेक्निक है क्या। हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर एक सब्जेक्ट का जो कॉन्शियस माइंड है उसको इनएक्टिव किया जाता है और उसके कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की जाती है। कॉन्शियस माइंड को एकदम रिलैक्स करवा दिया जाता है जिससे कि लॉजिकल माइंड एकदम शांत हो जाता है और उसके बाद उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की जाती है। आगे आने वाले समय में मैं बहुत सारी वीडियोस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ जान पाएंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हिप्नोसिस का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। महाभारत के समय पर जब महाभारत शुरू हुआ तो शुरू हुआ था सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, शुरू हुआ था तब एक लक्ष्य दिख रहा था, एक गोल अचीवमेंट दिख रही थी कि हाँ हमें ये चीज़ को हासिल करना है। लेकिन वो प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा हुआ कि अर्जुन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उस समय पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोथेरेपी ही तो दी थी। एक इंसान जिसके मन में इतने सारे सवाल हैं, जो अपने कॉन्शियस माइंड के अधीन हो गया है, जिसकी प्रतिज्ञा के आगे उसके रिश्ते खड़े हो गए हैं, एक इतना बड़ा और महान धनुर्धारी आज धनुष उठाने से डर रहा है, उसके हाथ नहीं उठ रहे हैं धनुष उठाने के लिए। ऐसे समय पर श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, उसकी बदौलत अर्जुन ने ना सिर्फ महाभारत का युद्ध लड़ा लेकिन उसमें वो विजयी रहे। श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान है और अब काउंसलिंग उनका कुछ नहीं कर सकती है, तो उन्होंने गीता का उपदेश देना शुरू किया। लेकिन वो सिर्फ उपदेश नहीं था, उस समय पर बहुत सारे लोग वहाँ पर अर्जुन के साथ मौजूद थे, लेकिन अर्जुन के लिए जैसे कि वो माहौल एकदम से रुक गया था। अर्जुन कॉन्शियसनेस से ट्रांस की स्टेट में पहुँच गए थे और जब ट्रांस की स्टेट में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो गीता का उपदेश दिया तो वो उपदेश सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड पर आकर उन्होंने अटैक किया
और उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से अर्जुन ने ना सिर्फ महाभारत का युद्ध लड़ा पर उस पर विजय भी प्राप्त करी। अब यहीं पर ही समझने वाली बात है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोथेरेपी दी या उनकी काउंसलिंग करी। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि आज जब हम दो राहे पर फंसते हैं या हमें कोई परेशानी होती है तो गीता जो है वो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा नहीं बन पाती जितनी बड़ी अर्जुन के लिए बनी, क्योंकि गीता आज भी हमारे लिए काउंसलिंग का ही काम करती है, जबकि अर्जुन के लिए उस समय वो हिप्नोथेरेपी थी जो श्री कृष्ण ने उनको दी। इसको समझाने के लिए मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर सोचिए कि क्या वो जो कंडीशन थी वो सिर्फ अर्जुन की थी? क्या हम रोज़मर्रा में वो सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हैं? क्या हम अपसेट नहीं होते हैं? क्या हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं? क्या हम हताश और निराश नहीं होते हैं? और क्या ऐसी स्थिति में हम काउंसलिंग नहीं करवाते हैं या हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं? ऐसी स्थिति में जब लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमें काउंसिल करते हैं, तो वो कुछ समय के लिए हमारा माइंडसेट को बदलते हैं, कुछ समय के लिए। वो परमानेंट नहीं होता, टेम्प्ररी हम उस फेज़ से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब वो उसका असर ख़त्म होता है हम वापस वैसे ही हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे दोस्त, हमारे माता पिता हमारी बहुत काउंसलिंग करते हैं, हमें स्पेशल काउंसलर्स के पास ले जाते हैं, लेकिन जब तक हम काउंसलर्स के पास हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तब तक हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन जब उस सिचुएशन में हम वापस आते हैं, हम रोज़मर्रा की उस ज़िंदगी में वापस आते हैं, तो हमारे साथ वही डिप्रेशंस, हमारे साथ वही लो लाइंग फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ सहमत होंगे। इसीलिए यहीं पर ही हिप्नोसिस का खेल शुरू होता है, यहीं पर ही हिप्नोसिस का रोल शुरू होता है। तो काउंसलिंग जो है, सबसे पहले काउंसलिंग जो है वो कॉन्शियस माइंड की होती है, कॉन्शियस या कहेंगे कि लॉजिकल माइंड की जाती है। लेकिन हिप्नोसिस सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर किया जाता है। काउंसलिंग जो है वो दवाई की तरह है। जब तक आपने दवाई ली आप ठीक हो, जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ वापस से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब तक आप काउंसलर्स के पास हो, आप काउंसलिंग ले रहे हो, तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म हुआ काउंसलिंग का असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हिप्नोसिस यहाँ पर रेकी का काम करती है। जी हाँ, दवाइयाँ जो हैं वो जड़ से जाकर आपकी बीमारियों को ठीक नहीं करती हैं, वो एक टेम्प्रेरी स्टेट पर आपको ठीक करती हैं। लेकिन जो हिप्नोसिस है या जो रेकी है वो आपकी परेशानी की जड़ पर जाकर उस पर काम करती हैं और उसको जड़ से ख़त्म करती हैं। हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हम सब्जेक्ट को ट्रांस में ले जाते हैं। ट्रांस का मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बेहोश हो जाता है या उसको अपनी समझ नहीं रहती, सब कुछ नॉर्मल होता है, वो हर चीज़ रियलाइज़ कर पा रहा होता है, लेकिन बस उसकी आंखें बंद होती हैं और जिस समय सब्जेक्ट कंप्लीट ट्रांस में होता है उस समय हमारी एफर्मेशंस, यानी कि एक थेरेपिस्ट की जो एफर्मेशंस हैं वो डायरेक्टली पेशेंट के या सब्जेक्ट के सबकॉन्शियस में जा रही होती है, जिससे जो क्रिएटेड फोल्डर्स हैं वो रिप्लेस होते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर। अब आप सोचेंगे कि जब बेहोश ही नहीं हुए, नींद में ही नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आंखें खुली हो या बंद हो? क्या ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी इंसान पर? इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी और डेप्थ में ले जाऊंगी। यहाँ से ये जो वीडियो है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हुए बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की, या मैं कहूँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें तो साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि जब एक जीव माँ की गर्भ में होता है तब 21st वीक से लेकर 7 इयर्स तक की जो एज होती है
उसमें बच्चे का मैक्सिमम दिमाग का विकास हो जाता है, उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। यानी कि 21st वीक से लेकर 7 ईयर्स तक एक बच्चे के दिमाग का विकास हो जाता है 70% तक। और उसके बाद 7 साल की उम्र से लेकर जब तक भी हम ज़िंदा रहते हैं तब तक हम सिर्फ 30% ही अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं, वो भी स्पेशल केसेस में। अब ऐसे में 7 साल की उम्र तक जो कुछ भी आपने देखा, आपने सुना, आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आपको कहा गया, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में एज इट इज़ स्टोर हो जाता है। उसमें रिजेक्शंस कहीं नहीं होती। अगर हमें ये कहा जाता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, या इस चीज़ से डरना चाहिए, या हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं जिससे हमें डर लगता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस पर एकदम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देती हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर देती हैं। उसके बाद सबकॉन्शियस पे वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि 7 साल के बाद जितनी भी ज़िंदगी हम जीते हैं, हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आधार मानकर अपनी आगे की ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि अगर हमें कोई ये कहे कि अंधेरे में भूत होता है, या अंधेरे से डरना चाहिए, या हाइट से डरना चाहिए, या हमें ये बताया जाए कि घर के आसपास ही रहना चाहिए, घर से दूर नहीं जाना चाहिए, तो ये 7 साल तक इतनी ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस पर छाप छोड़ देती है कि हम आगे की अपनी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं को ग्राउंड्स मानकर जीने लगते हैं। हम चाह कर भी ये जो इम्प्रिंट्स हैं अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, चाह कर भी कॉन्शियसली ना ही डिलीट कर पाते हैं, ना ही हम इसको रिप्लेस कर पाते हैं। अगर आज आपका बच्चा स्विमिंग से डरता है, उसको पानी से डर लगता है, या उसको हाइट का फ़ोबिया है, या उसको अंधेरे का फ़ोबिया है, या वो बच्चा आज अपनी प्रोग्रेस के लिए भी अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, तो आप सोचिए कहीं बचपन में आपने उन्हें इन चीज़ों का डर तो नहीं दिखाया था। बहुत सारे फ़ोबियाज़ और बहुत सारे फ़ियर्स हमारे साथ पास्ट लाइफ से भी चलते आ रहे होते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया होता है। उनके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो फोल्डर बन गया होता है डर का, फोबियाज़ का। इस वजह से उनके बिलीफ सिस्टम जो है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देता। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना बचपन का, जो हम बचपन में डेवलप कर देते हैं, ये ही आगे चलकर हमारे लिए एक रुकावट पैदा कर देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक भारी भरकम हाथी एक पतली सी जंजीर से हमेशा के लिए बंधा रह जाता है, लेकिन वहीं एक पक्षी खुले आकाश में आराम से उड़ता है। यही फ़र्क है माइंड फ्रेम का, यही फ़र्क है माइंडसेट का। 7 साल की उम्र के बाद हम जो कुछ भी नया एक्सपीरियंस करते हैं उसकी एक फ़ाइल फटाफट से हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। लेकिन जो फाइल्स ऑलरेडी हमारे माइंड में हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, उनको हम कॉन्शियसली कभी ऑल्टर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत बड़ी उम्र में जाकर भी लोग कॉकरोच से डरते हैं, लिजर्ड से डरते हैं। उनको पता है कि कॉकरोच उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाने वाला, लिजर्ड उनको कुछ नहीं कहने वाली। आप उनकी लाख काउंसलिंग करते रहो, लेकिन वो डर जो है वो बचपन में ही डेवलप कर दिया गया है। वो डर या तो उनके पास्ट कर्मा से आ रहा है, पास्ट लाइफ से आ रहा है, या फिर उनको बचपन में ऐसी ही प्रोग्रामिंग की गई है। इसीलिए आज वो डर लाख काउंसलिंग के बाद भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए हिप्नोसिस में हम कॉन्शियस माइंड को इनएक्टिव कर देते हैं। जैसे ही कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, उसके साथ वो कॉन्शियसनेस का जो फ़िल्टर है वो भी इनएक्टिव हो जाता है, और उसके बाद हम जो भी कमांड देते हैं वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में जाकर पुराने फ़ोल्डर को रिप्लेस करके उसको नए फ़ोल्डर से
पूरी तरह से रिप्लेस कर देती है। एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस और काउंसलिंग का फ़र्क बताऊंगी। मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक डायग्राम लेकर आई हूँ। इस डायग्राम से बेहतर आप हिप्नोसिस और काउंसलिंग में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे और इस डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पर एक सर्कल बना है। इसके अंदर बहुत सारे ब्लैक और ब्लू डॉट्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है माइंड और यहाँ लिखा है 21st वीक टिल 7 years। हमारे माइंड की जो कंडीशन है, जब हम गर्भ में होते हैं या वूम में होते हैं तो हमारी जो माइंड की कंडीशन है वो 7 साल की उम्र तक ऐसी होती है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो यहाँ पर जो आप डॉट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो एक फ़ाइल या एक फ़ोल्डर बन के स्टोर हो जाती है। एक फ़ोल्डर रजिस्टर हो जाता है माइंड में यहाँ पर। और 7 साल के बाद हम जो कुछ भी नया सीखते हैं वो तो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, नया फ़ोल्डर बन जाता है, लेकिन ऑलरेडी जो फाइल्स और फोल्डर्स हमारे डेवलप हो चुके हैं उनको हम कॉन्शियसली ठीक नहीं कर पाते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है रेस्ट ऑफ द लाइफ और ये भी राउंड शेप में ही है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिवीज़न आ गया है। आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे सबकॉन्शियस माइंड और यहाँ है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारी ब्रेन में 90% होता है और कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन में 10% होता है। यहाँ पर जो इम्प्रिंट्स हैं ये सब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। इसी की बदौलत हम अपनी आगे आने वाला जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे बोलने का तरीका, हमारी चीज़ों को डील करने का तरीका, हम किस तरह से उठते हैं, क्या हमारी पर्सनालिटी है, किस तरह से हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं या हम बहुत काम स्टेट में रहते हैं, ये इन फोल्डर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो फ़ोल्डर्स में ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं हमारे सबकॉन्शियस में, ये कभी रिप्लेस नहीं होते कॉन्शियसली। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने इसको हाईलाइट किया है, यहाँ पर एक सर्कल लगाया है। सपोज़ ये एक फ़ोल्डर है जो फ़ियर का फ़ोल्डर है, जो मुझे कहता है कि अंधेरे में तो भूत होते हैं, अंधेरे से तो डरना चाहिए। अब 7 साल की उम्र तक ये डेवलपमेंट यहाँ पर हो गई है कि अंधेरे में भूत होता है और अंधेरे से डरना चाहिए। अब मैं कॉन्शियसली जितना मर्ज़ी स्टेटमेंट देती रहूँ, अंधेरे में कुछ नहीं होता, अंधेरा तो सिर्फ़ रोशनी का ना होना होता है, अंधेरे में कोई भूत नहीं होता, आपको एक बारी ट्राई करना चाहिए जाकर। आपको अंधेरे में जब आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि अंधेरे में कोई भूत नहीं होता। मैं जितनी मर्ज़ी काउंसलिंग करती रहूँ कॉन्शियस माइंड से, लेकिन जब तक सब्जेक्ट का कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, एक ये कॉन्शियसनेस का फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर हमेशा बना रहता है। 7 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर बन जाता है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में। और मैं जितनी मर्ज़ी कॉन्शियस काउंसलिंग करती रहूँ इसके अंदर, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़ाइल रिप्लेस नहीं होगी, क्योंकि ये फ़ाइल तो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। वो कह रही है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अंधेरे में तो भूत होता ही है, अंधेरे में तो डर लगता ही है और तुम्हें भी लगना चाहिए। वो अपने फाइल्स और अपने फ़ोल्डर से हमें ये कमांड दे रही है। अब ये काउंसलिंग हो गई। अब हिप्नोसिस क्या है ये आप समझना। हिप्नोसिस के दौरान हम हिप्नोटाइज़ करके कॉन्शियस माइंड को
सुला देते हैं, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। यहाँ पर ये कॉन्शियस माइंड जो है ये पूरी तरह से जब रिलैक्स हो जाता है तो ये कॉन्शियसनेस का फ़िल्टर हट जाता है, और जैसे ही ये फ़िल्टर हटता है हमारी कमांड डायरेक्टली सबकॉन्शियस में जाती है और इस फोल्डर को यहीं पर ही रिप्लेस कर देती है। मेरी बात को ध्यान से सुने, ये जो फोल्डर है हमारी कमांड से रिप्लेस होता है, डिलीट नहीं होता। जब भी हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पर एक वैक्यूम बन जाता है। अब आप सोचिए, कोई भी रिश्ता जब आपसे टूटता है या आपसे छूटता है तो उसमें एक पेन बना रहता है, उसमें एक दर्द बना रहता है, और वो पेन तब तक उस वैक्यूम में बना रहता है जब तक हम किसी और को रिप्लेस नहीं कर देते। आपका कोई दोस्त है जो आपसे अलग हो गया है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा पेन है, वो तब तक पेन नहीं जाएगा जब तक एक और उतना ही अच्छा दोस्त आपको नहीं मिल जाता और आपकी ट्यूनिंग उतनी ही अच्छी नहीं हो जाती। वो पेन हमेशा वहाँ रहेगा। इसीलिए फ़ाइल को सिर्फ डिलीट नहीं करना, फ़ाइल को यहाँ पर रिप्लेस करना है। यही फ़र्क है काउंसलिंग और हिप्नोसिस का। काउंसलिंग जो है वो सिर्फ ऊपरी लेवल पर आपको मोटिवेट करती है, लेकिन जो हिप्नोसिस है वो आपके सबकॉन्शियस के फ़ोल्डर को रीप्रोग्राम कर देता है। देखा अभी आपने किस तरह से हमने कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह इनएक्टिव कर कर अपनी जब कमांड हम देते हैं तो वो एकदम से उस फोल्डर को रिप्लेस कर देती है। यही कारण है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोथेरेपी देकर अर्जुन के अंदर जो मोह माया वाला फोल्डर बहुत ज़्यादा एक्टिवली बाहर आ रहा था, उसके मोह माया वाले फोल्डर को रिप्लेस किया गोल अचीवमेंट के फोल्डर से। हम हिप्नोसिस से बहुत सारी चीज़ें ठीक कर चुके हैं अभी तक। लोगों को नाखून खाने की बहुत आदत होती है। बचपन में या तो किसी को देख लिया होता है या बचपन से ही खाते आ रहे हैं, या कई बार कार्मिक भी होता है। तो हिप्नोसिस से हम नाखून खाने की जो आदत है, जो नेल बाइटिंग की आदत है, हमने उसको भी ठीक किया है। डर और जो फोबियाज़ होते हैं हमने उस पर भी काम किया है। तो हिप्नोसिस एक बहुत अच्छी टेक्निक है, काउंसलिंग से ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। हिप्नोथेरेपी भी काउंसलिंग ही है, लेकिन वो ऑल्टर्ड स्टेट में जाकर काउंसल करता है, इसीलिए वो फाइल रिप्लेस हो पाती है और वो जो फाइल है परमानेंटली रिप्लेस हो जाती है। इसीलिए जंग जीतने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की मोह माया वाले फोल्डर को गोल अचीवमेंट के फोल्डर से ठीक किया। अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कोई डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, या कोई किसी तरीके की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत सारी सेटिंग्स ले चुके हैं काउंसलिंग की, या आप बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि ऐसे में आपको किसी हीलर को कंसल्ट करना चाहिए या किसी हिप्नोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे भी आप इतनी सारी दवाइयाँ और इतनी सारी परेशानियाँ ऑलरेडी अपनी बॉडी को दे चुके हैं, तो मेरे कहने से आप एक सेशन हिप्नोथेरेपी का या हीलिंग का लेकर देखें, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ मैं बात करूंगी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं डिजीज़्ड पेशेंट्स पर, डिजीज़ सब्जेक्ट्स पर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। बीमार लोगों पर हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली बीमारी होती क्या है, बीमारी है क्या। जो भी प्रॉब्लम डायरेक्टली आपके शरीर के साथ जुड़ी है सिर्फ वही बीमारी है, बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब साइकोसोमैटिक होता है। यानी कि आपको चोट लग गई, आपका हाथ जल गया, आपका हाथ कट गया, आपकी हड्डी टूट गई, ये बीमारी है, ये बॉडी की बीमारी है और बॉडी इसको हील करती है और इसका इलाज भी चलता है। लेकिन आपके घुटने में दर्द है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये बीमारियां नहीं हैं, ये साइकोसोमैटिक है, ये आपके दिमाग में बैठ गई हैं चीज़ें, या
मैं आपको कहूँगी कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, सबसे आसान चीज़ हमारे पास क्या होती है? दवाई ले लो। दवाई कभी भी किसी बीमारी को रिज़ॉल्व नहीं कर सकती है। दवाई में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को रिज़ॉल्व करे। वो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। आपकी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है। ईश्वर ने आपको, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो किसी भी चीज़ से खुद लड़ सकती है। लेकिन हम तो इतना समय ही नहीं देते हैं खुद को, इतना टाइम ही नहीं देते हैं अपनी बॉडी को कि वो खुद से हील करे, क्योंकि हमें हर चीज़ चुटकियों में चाहिए। हर चीज़ हमें चुटकियों में चाहिए। अभी इसी समय हम बीमार हो, इसी समय ठीक हो जाएं। इतना फास्ट प्रोसेस करने की वजह से हम दवाइयाँ लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम दवाइयाँ लेते हैं किसी भी चीज़ की, और आप देख ही रहे हैं कि आजकल कौन कौन सी बीमारियाँ, कभी पहले ऐसा नाम नहीं सुना या कभी ऐसी बीमारियां लोगों को नहीं होती थी जो अब सुनने को मिलती है। कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है अब लोगों में, या अपेंडिक्स का ऑपरेशन लोग करवा लेते हैं, या पथरी हो जाना, या पाइल्स की परेशानी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी पर दिख रहे हैं। ऐसे में मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ लूज़ मोशंस का या वॉमिटिंग का, जब किसी भी इंसान को लूज़ मोशंस होते हैं तो सबसे सिंपल काम क्या होता है? उसको एक गोली एंट्राकोनाल की दे दें। ये तो बहुत कॉमन है, बच्चे बच्चे को पता है, लूज़ मोशंस हुई एंट्राकोनाल खा लो। अब इसके पीछे हो क्या रहा है, लूज़ मोशंस हो क्यों रहे हैं, उसके कारण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लूज़ मोशंस हमें ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में कोई मैकेनिज़्म है जो ठीक नहीं चल रहा है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लोड नहीं ले पा रहा है। ऑलरेडी बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है, उसको क्लीन करना, उसका क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हम क्या करते हैं? दवाई खा लेते हैं और उस प्रोसेस को वहीं रोक देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जो लूज़ मोशंस हो रही थी, जो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा था, अब आपने दवाई खा ली, अब वो वहीं पर ही रुक गया, तो वो गंद वो गया कहाँ? वो आपकी बॉडी में ही स्टोर रहा। हमने इंस्टेंट आराम तो दे दिया लूज़ मोशन को, लेकिन वो गंद जो क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा था, अब एक कंप्यूटर में फाइल वायरस निकल रहा है, अगर हम उसको बीच में स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे ही हमने उसको बीच में स्टॉप कर दिया, उसकी क्लेंजिंग रुक गई। अब अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, अब पथरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, अब पाइल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दवाई बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है और बिल्कुल हानिकारक है। दवाइयों से आप जितना दूर रहें उतना ज़्यादा बेहतर है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी टेंडेंसीज़ फील कर रहे हो वॉमिटिंग की या लूज़ मोशंस की, तो मेरे कहने पर आप दवाई ना लेकर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आपकी बॉडी खुद हील करेगी, आपकी बॉडी खुद हील करेगी, क्योंकि एक बार जब वो क्लेंजिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगी। जब भी हमें वॉमिटिंग या लूज़ मोशंस होते हैं या खट्टे डकार आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि लाइट डाइट लो, दाल ले लो, खिचड़ी ले लो, दलिया ले लो। अरे भाई क्यों ले लो? ऑलरेडी आपकी जो बॉडी है वो क्लेंजिंग प्रोसेस में चल रही है, उसकी पाचन शक्ति इतनी अच्छी है ही नहीं। ऐसे में हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ गर्म पानी आप पी सकते हैं या नींबू और नमक वाला पानी आप पी सकते हैं, जिससे आपकी क्लेंजिंग को हेल्प मिले। जितनी जल्दी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी उतनी जल्दी आपकी भूख दोबारा डेवलप होगी। आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अपनी बॉडी पर और खुद पर विश्वास रख कर देखिए, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आप बिना दवाई के खुद को हील करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रेकी इतना अच्छा काम करती है, अगर हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद ठीक हो सकती है, तो इस बारे में हमें कोई बताता क्यों नहीं है? रेकी के बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है? इसके कैंप्स क्यों नहीं लगते? हॉस्पिटल्स में ऐसे थेरेपिस्ट्स के लिए एक चेंबर क्यों नहीं है?
क्योंकि मैं यहाँ आपको बता दूँ कि फार्मेसी का, दवाइयों का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। डॉक्टर्स को और केमिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका बिज़नेस चलना चाहिए। दवाइयाँ सच में आज की डेट में इतना बड़ा बिज़नेस है कि ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को मंच नहीं मिलता। ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के लिए कोई कैंप्स नहीं लगाए जाते, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के लिए कोई बात नहीं करता, ना ही कोई सुनना चाहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन परमानेंट प्रोसेस है। लोगों को जल्दी इलाज करना है और जल्दी ठीक होना है, और दवाइयों के अलावा अवेयरनेस भी नहीं है। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में इसके बारे में बताया ही नहीं जाता कि आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कितनी है और दवाई खाकर आप अपने शरीर का कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के लिए आप ज़रूर जाएं। अगर आप बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आप बहुत समय से डिप्रेशन का शिकार हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत काउंसलिंग के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको किसी हीलर या किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से ज़रूर सेशंस लेने चाहिए, आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, उनका सल्यूशन ले सकते हैं और उस पे काम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रेकी और हिप्नोथेरेपी को सीख भी सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो समय आपने मुझे दिया और जितने इंटरेस्ट से मैंने कहा था कि मैं बहुत अमेजिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे काम आएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो समय मैंने लिया उसके साथ मैंने जस्टिस किया होगा, और मुझे इतने आराम से, इतने प्यार से सुनने के लिए, हर बार मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।